पापा आपको पैसे चाहिए ना, मैं भिजवा दूंगा। पर भगवान के लिए ये रोज रोज फोन करके परेशान करना बंद करो। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं आ सकता वहाँ आपसे मिलने के लिए। और फिर क्या, मेरे आने से मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी? डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा ना। कहकर नैतिक ने फोन रख दिया। मोहन जी फोन को हाथ में लिए उसे यूं ही निहारते रहे। उन्हें ऐसा करते देखकर उनकी पत्नी रेखा जी ने कहा, क्या हुआ जी? क्या जवाब दिया नैतिक ने? कब आ रहा है वो? उसके पास अभी टाइम नहीं है, वो अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। कहकर मोहन जी ने फोन एक तरफ रख दिया। ये सुनकर रेखा जी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, आजकल बड़ी याद आती है उसकी। पता नहीं, बार बार ऐसा लगता है कि कब सांस उखड़ जाए और कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। जाने से पहले उसे एक बार देख लूं, बस यही एक इच्छा है। अरे भगवान के घर जाएं तुम्हारे दुश्मन। अब उसकी भी मजबूरी समझो श्रीमती जी। उसे भी बार बार यूं छुट्टी नहीं मिल सकती कि तुम जब याद करो वो तब आ जाए। 10 परेशानियां होती हैं बाहर। बॉस छुट्टी दे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई। एकदम से सब कुछ छोड़कर नहीं आया जा सकता। फिर मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मोहन जी रेखा जी को समझाते हुए बोले। ये सुनकर रेखा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप मेरे लिए? और फिर अपनी आंखें बंद कर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गईं। उन्हें इस तरह सोता देखकर मोहन जी रसोई में आ गए और अपने लिए खाना परोसने लगे। खाना लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। थाली में से निवाला तोड़कर मुंह तक ले भी आए, पर उनसे खाते नहीं बना। आंखों में से आंसू आ गए। निवाला वापस थाली में रखकर थाली एक तरफ सरका दी। आखिर काफी देर से उन्हें भूख लग रही थी, पर रेखा जी की जिद को देखकर बेटे को फोन लगा दिया था। जानते थे कि बेटे का यही जवाब होगा, पर क्या कर सकते थे? आखिर उन्हीं का ही तो खून है। उसे भी रिश्तों की कहाँ कद्र है? आखिर पैसा और तरक्की के आगे तो उन्हें भी क्या दिखता था? समय के साथ बेटे को भी बिल्कुल उन्होंने अपने जैसा ही बना दिया। पर रेखा जी का क्या करें? उनकी हालत देखकर उन्हें बड़ी दया सी आती थी और साथ ही पछतावा भी होता था। उनके शब्दों ने तो उन्हें झकझोर कर रख दिया। कितना परेशान किया था उन्होंने रेखा जी को। आज सब कुछ अब आंखों के सामने घूम रहा था। रेखा जब शादी होकर इस घर में आई थी तो कितनी हंसमुख थी। उस समय घर में माँ बाबूजी का राज चलता था। मोहन जी घर के बड़े बेटे थे। उन पर काफी जिम्मेदारियां भी थीं। उनसे छोटे 2 भाई बहन और थे। रेखा जी 16 साल की ही तो थीं जब वो शादी होकर इस घर में आई थीं। लेकिन आते ही उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। वो घर की बहू थीं, वो भी बड़ी बहू। घर वालों को सिर्फ उनसे काम चाहिए होता था। काम काम और सिर्फ काम। कहीं जाना भी हो तो घर के सब लोग चले जाते हैं, लेकिन उन्हें घर पर ही छोड़कर जाते थे। आखिर उनके जाते ही काम रुक जाता था। ऊपर से मोहन जी भी क्या कम थे। उनका और रेखा जी का रिश्ता सिर्फ कमरे तक ही होता था। बाद में उन्हें रेखा जी से कोई लेना देना ही नहीं होता। माता पिता भाई बहन उनके सामने ही रेखा जी को सुनाते रहते और वो कुछ भी नहीं कहते। उनके हिसाब से तो बहुएं इसी तरह रखी जाती थीं। रेखा जी अगर उनसे कुछ कहती तो वो जवाब देते, अरे ये तुम औरतों की बातें हैं, मैं क्या बोलूँगा। और फिर तुम बहू हो, तुम्हें तो काम करना ही है, तो ऐसे काम किया करो कि घर में सब खुश रहें। किसी को बोलने का मौका ही मत दो। मुझे बेवजह परेशान मत किया करो। आखिर मुझे पैसा भी कमाना होता है। इसके आगे रेखा जी चुप हो जाती। जब पहली बार वो गर्भवती हुई उस समय भी उन पर अतिरिक्त काम का बोझ डाल दिया गया। एक तो कम उम्र में गर्भावस्था और ऊपर से इतना काम। रेखा जी कमजोर होने लगी थीं, पर उन्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। सुबह उन्होंने मोहन जी को भी कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी, चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमजोरी लग रही है, आज तो कम से कम डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन मोहन जी ने जवाब दिया, अरे माँ ने कहा है ना कि गर्भावस्था में समस्या होती रहती है, तुम फिक्र मत करो, माँ सब संभाल लेगी। और फिर डॉक्टर का क्या है,
बेवजह के पैसे ऐंठ लेंगे। पर मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है, एक बार आप साथ चले चलो। मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर घूमता फिरूं? और कहकर अपने काम पर रवाना हो गए। रेखा जी ने अपनी सास से भी कहा, लेकिन उन्होंने भी एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। आखिर दिन में जब उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, तब देवर और सास उन्हें अस्पताल लेकर दौड़े। तब तक बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। जब रेखा जी के माता पिता परिवार वालों को ये पता चला तो उन्होंने घर पर आकर काफ़ी हंगामा किया था और रेखा जी को अपने साथ ही मायके ले आए थे। 1 साल तक रेखा जी अपने मायके में ही रहीं। उस जमाने में बेटी को अपने घर में रखना बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने खूब बातें बनाई थीं। उनके खुद के घर वालों ने भी कई बार कहा उन्हें वापस छोड़कर आने के लिए, लेकिन उनके पिता जिद पर अड़े रहे और इधर मोहन जी और उनके परिवार वाले अपनी टेक के कारण उन्हें लेकर नहीं आ रहे थे। बस एक ही राग अलाप रहे थे, जैसे गई थी वैसे ही आ जाएगी। हमारी इज्जत नहीं घट रही है, इज्जत तो उन लोगों की घट रही है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब मोहन जी के छोटे भाई की सगाई नहीं हो पा रही थी। लड़की वालों को जब पता चल रहा था कि बड़ी बहू के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, तो कोई भी अपनी बेटी को देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। आखिर मोहन जी और उनके परिवार वालों की मजबूरी थी रेखा जी को वापस लेकर आना। इसलिए 5 पंचों को बिठाकर रेखा जी को वापस लाया गया। तब जाकर देवर की सगाई पक्की हुई थी। इधर नई बहू का आना हुआ और उधर रेखा जी के पिता का देहांत हो गया। मोहन जी तो उन्हें बाहर के बाहर ही उनके मायके छोड़कर आए थे। जब 15 दिन पूरे हुए तो उनका भाई उन्हें ससुराल छोड़ गया था। बाकी ससुराल का कोई व्यक्ति उनके घर नहीं आया। उनके पिता का देहांत क्या हुआ, उनके साथ वही पहले जैसा व्यवहार शुरू हो गया। मोहन जी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे में ही थे। उन्होंने इस बात से भी सबक नहीं लिया कि कैसे उनके भाई अपनी पत्नी का साथ देता है। उल्टा वो सब लोग तो रेखा से चिढ़े बैठे थे। आखिर कैसे वो 1 साल तक अपने मायके में रहकर आ गई। अब तो ये आलम था कि मोहन जी कई बार अपने माता पिता के कहने पर रेखा जी पर हाथ तक उठा देते थे। हारी बीमारी में तो उन्हें डॉक्टर को दिखाया ही नहीं जाता था। जब नैतिक का जन्म हुआ तब भी जैसे तैसे उन्होंने 9 महीने निकाले थे। रेखा जी ने सोचा कि नैतिक के जरिए थोड़ी सी खुशी उन्हें मिलेगी, लेकिन उनके सास ससुर और पति उसे भी अपने जैसा ही बनाने में लगे हुए थे। अब तो आलम ये था कि नैतिक भी कई बार उन्हें पलट कर जवाब दे देता था। ये देखकर मोहन जी और उनके परिवार वालों को बड़ी खुशी होती थी। वक्त के साथ सास ससुर दुनिया छोड़कर चले गए। नैतिक बड़ा हुआ तो उसकी भी शादी हो गई और वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में नौकरी के लिए चला गया। इस बात की कम से कम रेखा जी को बहुत खुशी थी कि नैतिक की शादी जिससे हुई, कम से कम नैतिक उसकी तो कद्र करता था। अब परिवार में कोई नहीं बचा तो रेखा जी के लिए मोहन जी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। पर रेखा जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। पर अब वो मोहन जी से कुछ नहीं कहती। शायद मन में अब जीने के लिए लालसा ही नहीं बची थी। एक दिन जब वो चक्कर खाकर गिरी तब मोहन जी उन्हें अस्पताल लेकर गए। तब उनके सारे चेकअप हुए और पता चला कि उन्हें तो कैंसर हो चुका है। पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनका इलाज भी शुरू हुआ पर सुधार नहीं हो पा रहा था। अब तो मोहन जी भी उनके लिए काफ़ी भागा दौड़ी कर रहे थे। काफ़ी दिन तक तो वो अस्पताल में ही रही। अब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। रेखा जी अंतिम सांसें गिन रही थीं। कब भगवान का बुलावा आ जाए कुछ कह नहीं सकते। आखिर कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। बस अभी पिछले 2 दिन से वो नैतिक को देखने की इच्छा लिए बैठी थीं। तभी अंदर से रेखा जी के खांसने की आवाज़ आई तो मोहन जी उठकर अंदर गए। देखा तो वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थीं। वो उनके पास गए और उनके हाथों पर हाथ रखकर बोले, कुछ चाहिए था तुम्हें?
ये सुनकर रेखा जी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। कुछ चाहिए तुम्हें? नैतिक तो आते ही आते आएगा। कोई दूसरी इच्छा हो तो वो बोलो, मैं जरूर पूरी करूँगा। ये सुनकर रेखा जी ने उनकी तरफ देखा, जैसे कह रही हैं, जिंदगी पर तो अहमियत नहीं दी, अब क्या फ़ायदा। ये देखकर मोहन जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया। अब कम से कम एक इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी कर ही सकता हूँ। नैतिक नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। ये सुनकर काफ़ी देर तक रेखा जी उनकी तरफ ही देखती रहीं। कमरे में बिल्कुल खामोशी सी पसर चुकी थी। आप कब थे मेरे लिए? अचानक रेखा जी के मुंह से निकला था। ये सुनते ही मोहन जी चुप हो गए। उन्हें चुप देखकर रेखा जी वापस लेट गईं। उनके चेहरे पर काफ़ी सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। मोहन जी उन्हें यूं ही देखते रहे। पता नहीं क्यों मोहन जी को रेखा जी की उस मुस्कान से काफ़ी डर लग रहा था, जैसे वो कह रही हों कि ज़िंदगी भर तो तुम मुझे हराते आए थे, आज तुम हार गए हो। काफ़ी देर तक वो उन्हें यूं ही देखते रहे, पर रेखा जी के शरीर में कोई हलचल ना होते देखकर उन्होंने रेखा जी को हिलाया डुलाया। पर ये क्या, उनके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वो अपने अंतिम सफ़र पर निकल चुकी थीं और अब घर में मोहन जी अकेले रह चुके थे। आज न वो माता पिता उनके साथ थे, जिनके कहने में आकर वो उन्हें मारते पीटते थे। आज न वो भाई बहन साथ थे, जिनके सामने वो अपनी पत्नी को हमेशा झुककर रहने को कहते थे। आज न वो बेटा साथ में था, जिसे उन्होंने अपने जैसा बनाया था।